नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, आरपीएन सिंह बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस की सोच पर उठाए सवाल, की मोदी योगी की तारीफ। सीएम योगी ने पाकिस्तान का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर किया बड़ा हमला, बोले इनके नस नस में दौड़ रहा तमंचावाद। महाराष्ट्र सरकार पर अन्ना हजारे का बड़ा खुलासा, बताया चीनी मिल बिक्री में हुआ 25,000 करोड़ का घोटाला। अमित शाह को जांच के लिए लिखा पत्र। चांदीवाल कमीशन के सामने अनिल देशमुख का खुलासा, बोले सचिन वादी से कभी नहीं मिला, बार मालिकों से वसूली का आरोप किया खारिज। संजय राउत ने ट्वीट किया, बाल ठाकरे और प्रमोद महाजन का पुराना कार्टून। भड़की पूनम महाजन, संजय राउत ने डिलीट किया। सबसे पहले बात कांग्रेस को लगे बड़े झटके पर। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर आरपीएन सिंह ने पीएम मोदी, सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि यहां डबल इंजन की सरकार ने काफी विकास कार्य किए हैं। वहीं आरपीएन सिंह ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए और कहा कि 32 सालों तक मैं एक पार्टी में ईमानदारी से रहा, लगन से मेहनत की, लेकिन जिस पार्टी में इतने साल रहा, अब वो पार्टी रह नहीं गई, ना वो सोच रह गई जहां मैंने शुरुआत की थी। डॉक्टर साहब, आरपीएन सिंह का बीजेपी ज्वाइन करना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए? देखिए, बहुत बड़ा झटका है। आरपीएन सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने झारखंड के अंदर सिंगल हैंडेडली, मैं फिर से कह रहा हूं, ये राहुल गांधी के कुबे की बात नहीं थी। आरपीएन सिंह रांची में बैठ के कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन को बनाना, उसको कोऑर्डिनेट करना और बीजेपी को हराने का काम किया था इन्होंने। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक नई प्रथा है, आप अगर परफॉर्मर हो, आप अगर चुनाव को जिताने का मादा रखते हो, तो जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आसपास चुनाव नहीं लड़ने वाले, चुनाव में अपनी जमानत जब्त कराने वाले, चुनाव के मैदान को छोड़ के भाग जाने वाले, जिसको कह सकते हैं कि समर्थन विहीन और दृष्टि विहीन नेताओं के चमचों की जो फौज है, उसको वो टारगेट करने लगता है। आपको आरपीएन सिंह को धन्यवाद देना चाहिए। कांग्रेस में उनका जो पोजीशन है उनको ऊपर उठाना चाहिए था। आपने उनको इस बात की सजा दी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत को हार में कन्वर्ट कर दिया। अब वो आइसोलेट हो गए थे। यही इसी तरीके का हिसाब किताब सिंधिया साहब के साथ हुआ। और वो दिन दूर नहीं, चाहे महाराष्ट्र में यंग मिलिंद साहब हों या फिर पायलट साहब हों, ये सब भारतीय जनता पार्टी में कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि अब तो ये साफ साफ दिख रहा है कि यूपी के 2 कद्दावर कांग्रेसी लीडर आरपीएन सिंह और जतिन प्रसाद, इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की निर्लज्जता देखिए। एक व्यक्ति एक पॉलिटिकल चॉइस ले रहा है, वो जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि भाई हमें कायरों की जरूरत नहीं है। और वैसे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जो अपना चुनाव तक नहीं जीत सकती, जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते, वो चुनाव जीतने वाले, सरकार बनाने वाले नेताओं के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करेंगे। कांग्रेस पार्टी का विनाश तय है अगर इस हिसाब से अगर ये पार्टी चलती रही तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी समझना पड़ेगा क्या कमाल का काम किया। ज्वाइन किया आरपीएन सिंह ने बीजेपी,
और बुखार चढ़ गया स्वामी प्रसाद मौर्य को जी। क्योंकि खबर ये आ रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य को के खिलाफ इनको ही उतारा जाएगा जी। ये बहुत फन्ने खा बन रहे थे कि बहुत बड़े ओबीसी लीडर हैं। अब मसला उनको अपनी सीट जिताने का, अपने बेटे को तो आज तक उच्च हाथ से जिता नहीं पाए, अब की इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट भी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर, सीएम योगी के प्रहार पर पाकिस्तान प्रेम दिखाकर अखिलेश यादव बुरे फंस गए हैं। अब सीएम योगी ने अपने एक ट्वीट में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा और दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वो खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सच यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। डॉक्टर साहब, सीएम योगी ने सपा को तमंचावाद करार दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था इस मसले के ऊपर कि अखिलेश यादव ने क्यों पाकिस्तान दुश्मन नहीं है इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। और कल ही हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आपने एक ब्रह्मास्त्र दे दिया और पूरे चुनाव भर ये पाकिस्तान प्रेम और ये जिन्ना साए की तरह, आप समझ लीजिए, साए की तरह अखिलेश यादव के कैंपेन में पीछे पीछे घूमता रहेगा और ये जवाब भी नहीं दे पाएंगे। आपने पाकिस्तान के समर्थन में बयान देकर के जो गलती की है, उसको योगी आदित्यनाथ जैसे खिलाड़ी, उनके जैसे नेता, वो तो छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन इस ब्यूटी, इसको देखिए आप कि किस हिसाब से इन्होंने तमंचावाद, पाकिस्तान प्रेम और जिन्ना और तमंचावाद, ये सारे चीज़ों को इन्होंने घेर दिया। अभी क्या चल रहा है यूपी के अंदर में? यूपी के अंदर अखिलेश यादव अपनी सेकेंड लिस्ट निकालने से डर रहे थे। क्यों डर रहे थे भाई? वो इसलिए डर रहे थे कि उसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, उसमें बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स थे, ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट्स जो बाकायदा दागी के श्रेणी में आते हैं। अब आप नहीं निकाल रहे थे, पत्रकार पूछ रहे थे, तो आप ये कह रहे थे कि नहीं अभी जिनको जिनको टिकट दिया गया उनको फोन करके बता दिया गया है। लेकिन दबाव बना तो लिस्ट बाहर आ गई। बाहर आने के साथ दो चीज़ें हुई, एक पाकिस्तान और ये मुस्लिम कैंडिडेटों की भरमार, और योगी आदित्यनाथ ने इन सब चीज़ को गुंडे एलिमेंट्स, तमंचावाद, लॉ एंड ऑर्डर, गुंडागर्दी, इन सब को जोड़ के ये तमंचावाद का एक नया बखेड़ा शुरू किया है। जी डॉक्टर साहब, बड़ी दिक्कत होगी अखिलेश यादव को। जी। अगली खबर, महाराष्ट्र में सामने आए बड़े घोटाले पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथित 25,000 करोड़ के घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराने की मांग की है। अमित शाह को लिखे पत्र में हजारे ने अनुरोध किया कि कथित घोटाले की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। डॉक्टर साहब, जब ये खुलासा खुल के सामने आ गया है, तो क्या अब अमित शाह कोई तगड़ा एक्शन लेंगे इस 25,000 करोड़ के घोटाले पर? देखिए, ये बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन टाइम्स नाउ की तरफ से किया गया जी। और क्या चल रहा है? वैसे ऑलरेडी शरद पवार इस तरह के विवाद के घेरे में हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी ईडी की कार्रवाई चल रही है कि कोई शुगर मिल है, उसको आप औने पौने दाम पे नीलाम करवा देते हैं, फिर कोई उनके परिवार के शख्स खरीद लेते हैं। मतलब ये घोटाला किस तरीके का, ये भी समझ लीजिए कि शुगर मिल है या कोई भी सरकारी इस तरह की चीज़ें हैं, उसको आप बंद करवा देते हैं, फिर उसको नीलाम कर देते हैं। जब नीलाम करते हैं तो औने पौने दाम में सरकार है, आप नीलाम करवा सकते हैं, आपके पास अधिकार है। और मालूम चलता है कि यही नेता, यही अघाड़ी के लोग खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं जी। तो आप समझिए कि इन लोगों के पास औने पौने, उसकी और कीमत भी कितनी, जिसके कई गुना ज्यादा उस जमीन की कीमत हो जाती है। मतलब आप समझिए, मजदूर गया, किसान गया, ये सारे लोग। तो अन्ना हजारे ने इसी स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर बाकायदा उन्होंने ये फरमान जारी किया है। और जब अन्ना हजारे जैसे शख्स
वो अगर इस तरह की मांग कर रहे हैं तो सरकार को इमीडिएटली एक इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए। जितने भी इस तरह के मिल और सरकारी चीज़ें जो है बंद होकर के नीलाम हुई हैं, उनके ऊपर बिल्कुल एक वाइट पेपर आना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि ये जो भानुमती का कुनबा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ये तिनटंगी सरकार जो महाराष्ट्र में बनाई गई, तो इसका आधार क्या था? जब सुगबुगाहट चल रही थी कि ये जो आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोजिट पार्टियां आपस में मिल रही हैं, तो इन लोगों ने ये तमाशा शुरू किया था कि जाकर के ये गवर्नर से मिलते थे, कहते थे कि भाई किसानों की बड़ी समस्या है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है और उससे हमको निजात दिलाना है, इसलिए विचारधारा गए तेल बेचने। हम सरकार बनाएंगे, किसानों की ऋण को माफ़ करेंगे, किसानों की समस्याओं को दूर करेंगे, और कर दिया ये सब घोटाला। तो जांच तो होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर वसूली गैंग पर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हुए। इस दौरान अनिल देशमुख ने कई हैरान करने वाले बयान दिए। देशमुख ने उन पर आरोपों को झूठा करार दिया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि वो मुंबई पुलिस के सस्पेंड ऑफिसर सचिन वाजे से मिले थे। देशमुख ने आगे ये भी कहा कि वो सचिन वाजे से कभी नहीं मिले, ना ही उन्हें जानते हैं। इस दौरान उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज किया कि वो बार मालिकों से वसूली के पैसे की मांग करते थे। डॉक्टर साहब, अब देशमुख खुद फंसे तो वो वाजे को भी भूल गए, आखिर माजरा क्या है? याददाश्त चली गई होगी। राजनेताओं की तो जेल भेजो तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, किसी इन्वेस्टिगेशन में बुलाओ तो उनकी याददाश्त चली जाती है। ये हिंदुस्तान के नेताओं के चरित्र में घुला हुआ है। अब ये चांदीवाल कमीशन किस लिए? ये बनर्जी कमीशन की तरह है, जो गोधरा में जब आग जो ट्रेन में जो मुस्लिम भीड़ ने लगा दी थी, तो उसको कैसे ये साबित किया जाए कि अंदर से ही आग लगाई गई थी, बाहर से कोई मुस्लिम भीड़ वहाँ पे नहीं थी, बाहर से कुछ नहीं हुआ, तमाम सबूतों के बावजूद। तो चांदीवाल कमीशन उसी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने अपने इनोसेंट, अपने प्यारे से पुराने गृह मंत्री को बचाने के लिए किया। अब वो वहाँ गए, उन्होंने तो कह दिया कि भाई वो तो सचिन वाजे को जानते तक नहीं, मिलना तो दूर। मतलब झूठ की भी कोई सीमा होनी चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हो सचिन वाजे को, अगर आपने कभी उनसे मुलाकात नहीं की है, तब आप गृह मंत्री किस चीज के लिए थे? किस बात के लिए आप गृह मंत्री थे? सचिन वाजे एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर था जिसे हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था। आपकी पुलिस ने, अब कहीं ये ना कह दे अनिल देशमुख कि मैं गृह मंत्री था लेकिन पुलिस मेरे अंडर नहीं थी, तो आपके डिपार्टमेंट ने उसे वापस रीइंस्टेट किया एक ऐसे दागी शख्स को जिसको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था, और आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी? क्या खा पी के आप गृह मंत्री के कार्य को संभालते थे? क्या करते थे आप? अब जब नहीं जानते थे, न पहचानते थे, न कभी आप न कभी मिले, तो ये जो 8 दिन तक हंगामा चलता रहा था असेंबली के अंदर, जहां बीजेपी के सारे लीडर्स असेंबली के अंदर ये मांग कर रहे थे कि सचिन वाजे को सस्पेंड किया जाए, तब भी आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि भाई सचिन वाजे है कौन, कहां से आ गया ये नाम। तब तो आप सचिन वाजे को डिफेंड कर रहे थे। आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, जिसकी सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हैं, वो आर्टिकल छाप रहा है सामना के अंदर कि सचिन वाजे एक देशभक्त, ऑनेस्ट और कैपेबल पुलिस अधिकारी है। तब आपको समझ में नहीं आया था? सस्पेंड क्यों नहीं किया? जब इतनी सारी चीजें, आप किस तरह के गृह मंत्री थे भाई? तो ये बेकार की बहानेबाजी है।
सचिन वाजे को महाराष्ट्र में राजनीति करने वाले हर शख्स अभी से नहीं, जो 12-15 साल पहले जो उसने कारनामे किए थे उस वक्त से सब लोग जानते हैं जी। और अचानक से आप चांदीवाल कमीशन के अंदर जाकर के भाई मैं जानता भी नहीं, मैं तो भूल गया, मेरी याददाश्त चली गई, तो ये बहानेबाजी है। और इस चांदीवाल कमीशन का अपना काम है, वो अपना काम करेगी। दिक्कत क्या है, इनको लगातार कोर्ट की तरफ से झटके पे झटके मिल रहे हैं। अभी हाल में ही इनका जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुआ, 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब पता नहीं 3-4 महीने तो हो ही गए जेल में हवा खाते खाते। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक ये चार्ज फ्रेम होंगे और कितनी सज़ा होगी, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और कोर्ट में इनका केस बहुत ही वीक नजर आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर छिड़ी जंग पर। शिवसेना सांसद संजय राउत के एक कार्टून पर बवाल मच गया है। दरअसल संजय राउत ने ट्विटर पर एक कार्टून शेयर किया, उसमें ये दिखाया गया है कि बाला साहेब ठाकरे एक कुर्सी पर बैठे हैं और दूसरी कुर्सी पर पैर रखे हुए हैं। सामने प्रमोद महाजन खड़े हैं और बाला साहेब ठाकरे उन्हें छोटे से स्टूल पर बैठने के लिए कह रहे हैं। इस कार्टून को शेयर करते हुए संजय राउत ने लिखा कि कौन किसकी वजह से आगे बढ़ा, आंखें खोलो, साफ देखो। संजय राउत के इस ट्वीट पर पंकजा मुंडे तीखा प्रहार करते हुए लिखा है कि बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद जी ने हिंदुत्व के लिए मर्दों की तरह गठबंधन किया था, ना मर्दों की तरह कार्टून मत दिखाओ। तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक खुलासा कर रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे ने अपने जीते जी बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का और एनसीपी के साथ नाता जोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन किन्हीं वजहों से ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका। डॉक्टर साहब, संजय राउत इस तरह की हरकत करके करना क्या चाहते हैं? देखिए, तो बड़ा गजब लग रहा है, क्या हो गया है भाई। एक तो सरकार चलाने की मजबूरी समझ में आती है, आप गठबंधन में हो ये बात भी समझ में आती है। आप गठबंधन में हो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें कहनी पड़ती है, करनी पड़ती है, वो बात भी समझ में आती है। लेकिन हिंदुत्व के मसले पे शिवसेना को तो बिल्कुल ही चुप ही रहना चाहिए जी। आप उसके साथ सत्ता की मलाई चाट रहे हो। जिस पार्टी का कर्ता धर्ता, जिस पार्टी का बाप वो दिन रात हिंदुत्व को गालियां देता है जी, तो हिंदुत्व की बात तो शिवसेना करे ना। और हैरानी की बात तो यह भी है कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, ये नवाब मलिक आकर के शिवसेना के लिए कवर फायरिंग करे, शिवसेना की इतनी दुर्गति हो जाएगी और ऐसे दिन आ जाएंगे कि नवाब मलिक को की जरूरत पड़ जाएगी शिवसेना को, वो भी हिंदुत्व को बचाने के लिए। क्या कहा नवाब मलिक का कोई खुलासा नहीं है, सफेद झूठ है। नवाब मलिक कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे ने शरद पवार के पास एक मैसेज दिया था कि गठबंधन बना लेनी चाहिए। 10 साल पहले की कहानी वो बता रहे हैं जी। बाला साहब ठाकरे के चरित्र से पूरा देश वाकिफ है। वो तो सर कटा लेंगे, सर झुका नहीं सकते, इस तरह के पर्सनालिटी थे जी। शरद पवार और इनकी राजनीति पूरी तरीके से अपोजिट। शरद पवार जैसे लोगों की वजह से ही शिवसेना मुंबई के अंदर इतनी मजबूत बनी। अदरवाइज एनसीपी तो अब तक ये तमाम इस तरह के जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग, मुस्लिम राजनीति, मुस्लिम परस्त राजनीति, ये मुस्लिम अपीजमेंट, ये एनसीपी करती आई है। और दूसरी तरफ ये शरद पवार जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार, माने आप ये समझिए घर से घसीट लिया गया था, उनके साथ वो गठबंधन करेंगे। रही बात ट्वीट की, तो संजय राउत को अगर ऐसा लगता था कि वो उन्होंने सही ट्वीट किया तो पंकजा मुंडे का जवाब देना चाहिए था, लेकिन यहां से भी वो मैदान छोड़ के भाग गए। दिक्कत क्या है, आप गठबंधन के चक्कर में, इस सत्ता को बचाने के चक्कर में
शिवसेना ने अपने तमाम मूल्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।